हम उस चट्टान के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे जिसके दूसरी जानिब हमें रुकने के लिए कहा गया था। हेलीकॉप्टर चक्कर लगा लगा कर हमारे अकब में आते और हमें आगे बढ़ने के लिए आमादा करते। अब इस बात की गुंजाइश कहाँ थी कि हम में से कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता। जिस जगह को मैदान कहा गया था वो दरअसल मैदान नहीं था, अलबत्ता उस चक्करदार सड़क पर इतनी कुशादा जगह थी कि उसे मैदान का नाम दिया जा सकता था। पथरीली जमीन पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमी हुई थी जिसे अगर जूते की ठोकर से कुरेदा जाता तो जमीन नजर आ जाती थी, गोया यहाँ बर्फ बहुत कम थी। मैदान को अबूर करने के बाद फिर वैसी ही पतली सड़क शुरू हो जाती थी जिसके दोनों जानिब खाइयां थीं। यहाँ से ये पहाड़ी सिलसिला एक दूसरी जानिब चला गया था और सड़क दूसरी समत गई थी। वो सड़क ज्यादा खतरनाक थी, उस पर से किसी ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन नहीं था। उसे देखकर खासा खौफ महसूस होता था क्योंकि उसके दोनों जानिब गहराइयां थीं और वो ज्यादा चौड़ी नहीं थी कि बहुत से आदमी एक साथ उस पर से गुजर सकें। हौसला रख कर ही उस पर सफर किया जा सकता था। मैं ये सोचने लगा कि अगर हम हेलीकॉप्टर की निगाहों में आए बगैर यहाँ तक पहुँच भी जाते तो इस सड़क को अबूर करना खासा मुश्किल मरहला होता जो तकरीबन 2.5 मील लंबी थी और जिसके बाद फिर पहाड़ी सिलसिले नजर आते थे। उस लंबी सड़क को इस तरह अबूर करना मेरे ख्याल में तो किसी तरह मुमकिन नहीं था, खास तौर से इसलिए भी कि हमारे साथ खवातीन भी थीं। माइकल फ्रेड जैक्सन और दूसरे लोगों के जहनों में भी यकीनन ये सवाल था। मिस्टर रैक्सन खासे परेशान नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर उलझन के नुमाया आसार थे। बार बार उनकी निगाहें फजा में उठ जाती। बिलाखिर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, जिंदगी को अगर ऐसे हादसात से दो चार होना हो तो फिर इंसान के लिए उसके घर की 4 दीवारी ही बेहतर है। हम लोग कितने बेबस हैं, किस कदर बेबस। मैंने कहा, हौसला रखिए मिस्टर रैक्सन, आपको अंदाजा है कि आप किन हालात में जिंदगी की जानिब आए थे। वो बोला, हाँ मुझे अंदाजा है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर रैक्सन आपकी जिंदगी एक सबक है हम सब के लिए। उस वक्त जब जहाज में रह जाने वाले तमाम लोगों की मौत का यकीन कर लिया गया था और किसी भी जिंदा शख्स का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, आप जहाज के उस ढांचे से बरामद हुए जो चंद लोगों के बाद गहराइयों में चला गया। रैक्सन ने जवाब दिया, बेशक। मैंने कहा, तो फिर इन हालात में हम जिंदगी को कुछ नहीं कह सकते। वक्त और माहौल अपना सफर कर रहे हैं और करते रहेंगे। रैक्सन ने मेरी इस फलसफियाना बात का कोई जवाब न दिया। हम लोग मैदान में बीचों बीच खड़े हो गए थे। तब हमने तीनों हेलीकॉप्टरों को नीचे उतरते हुए देखा और चंद लम्हों के बाद उनके इंजन बंद हो गए। हेलीकॉप्टरों से 2 आदमी नीचे कूदे थे। उनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थी। जिस्म पर नीले रंग की मखसूस वर्दी थी जिस पर कोई निशान नहीं था। उनके चेहरे खासे खौफनाक नजर आ रहे थे। यूरोपियन नस्ल के ही लोग थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए हमारे नजदीक पहुंच गए। उन्होंने हमें स्टेन गन्नों की जद में ले लिया। हमने हाथ पहले ही बुलंद कर रखे थे, इसलिए उन्हें हमसे कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। फिर उनमें से 2 आदमियों ने अपनी स्टेन गन्ने कंधों पर लटका ली और वो रस्सियां सामने कर ली जिन्हें वो हेलीकॉप्टरों से उतार कर लाए थे। वो नायलॉन की मजबूत सफेद रस्सियां थीं। हमें हाथ पुश्त पर करने के लिए कहा गया और एक एक करके तमाम अफराद को कस लिया गया। हम गिरफ्तार हो चुके थे। इस काम से फारिग होने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टरों की तरफ चलने का इशारा किया। 4 अफराद 2 हेलीकॉप्टरों में बिठा दिए गए और बाकी लोगों को इंतजार करने के लिए कहा गया। जैक्सन, फ्रेड, रैक्सन और मैग एक हेलीकॉप्टर में रवाना हो चुके थे। दोनों एयर होस्टेसों मिस्टर हाइकर और मोरना को दूसरे हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। बाकी 2 आदमी एक हेलीकॉप्टर के साथ हमारी निगरानी पर मामूर थे। इस दौरान में किसी ने कोई बातचीत नहीं की। वो लोग भी खामोशी से हम पर निगाहें जमाए स्टेन गन्ने सीधी किए खड़े रहे। वैसे शक्लों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो यूरोपीय बाशिंदे थे, लेकिन मुमकिन था यहूदी हों। मेरे जहन में इसके सिवा और कोई बात नहीं आ रही थी। मैं मुतजस्सिस था और मालूम करना चाहता था कि ये सारा क्या खेल है। हेलीकॉप्टर तकरीबन 20 मिनट के बाद वापस आए। इस बार बाकी तमाम लोगों को तीनों हेलीकॉप्टरों में बिठा लिया गया। अब कोई कैदी बाकी नहीं रहा था। हम सब लोग उस नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े थे जहां हमारे बाद साथी पहुंच चुके थे और ये नामालूम मंजिल बर्फीले पहाड़ों के उस तवीलो अरी सिलसिले के दूसरी जानिब एक सरसब्ज़ो शादाब वादी में थी जिसका उस बर्फानी इलाके में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लहलहाती हुई वादी में एक बड़ी सी झील नजर आ रही थी और उसके अतराफ बेशुमार खैमे लगे हुए थे। यकीनन ये कोई आर्जी छावनी थी, लेकिन ये सब कौन लोग थे और ये जगह कौन सी थी इसका तायुन अभी नहीं किया जा सकता था। सफेद खैमों के दूसरी जानिब लकड़ी के मखसूस किस्म के बैरक्स बने हुए थे, उसी अंदाज के जिनमें फौजियों या फिर कैदियों को रखा जाता है। मैंने उनके बारे में यही अंदाजा लगाया कि ये सब दूसरी जंग अजीम के बाद के निशानात हैं जो इत्तेहादी या नाजी इन वीरानों में छोड़ गए थे। कुछ लोगों ने उन तमाम चीजों को इंतहाई खूबसूरती से इस्तेमाल किया।
वो छोटा सा रनवे जिस पर उस तैयारे को उतारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद कंपनियों का वो सिलसिला जो बुलंदियों और उसके बाद ढलवानों पर था, और फिर सरसब्ज़ो शादाब वादी में ये बैरक्स। मुमकिन है 1939 से लेकर 1945 तक ये बैरकें आबाद रही हों। मुमकिन है यहाँ जंगी कैदी रखे जाते रहे हों और यहाँ की खूनी दास्तानें न जाने कहाँ कहाँ फैली हुई हों। कौन कौन वीरानों में मौत का शिकार हुआ हो और अब ये वीराने न जाने किस भयानक मकसद के तहत इस्तेमाल किए जा रहे हों। हेलीकॉप्टर एक मुसत्तह जगह पर उतर गए और बहुत से आदमी हमारी जानिब दौड़ पड़े। ये सब भी नीली वर्दियों में मलबूस थे। इन वर्दियों के बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती थी, बस आम सी वर्दियां थी और उन पर कोई ऐसा निशान नहीं था जो उन लोगों की शनाख्त बन सकता। उन लोगों की तादाद के बारे में मैंने अंदाजा लगाया कि कम से कम 30-35 से कम न होंगे। छह वो थे जो हमें यहाँ लाए थे, गोया 40 के करीब हो गए। पता नहीं वो लोग भी पहुंचे थे या नहीं जो दरिया पार पुल की मुरम्मत कर रहे थे। अगर वो भी इनमें शामिल हो जाएं तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो खूनी हो रहे होंगे और हमारी शक्लें देखकर जुनून तारी होने लगेगा। हमारे करीब आने वालों में एक तवीलुल कामत और मजबूत जिस्म का जवान आदमी भी था। शक्ल सूरत से अमरीकन लगता था, लहजा भी अमरीकियों का सा था। उन लोगों में वो किसी मुमताज हैसियत का लगता था। उसने पूछा, सब गिरफ्तार हो गए? हमें गिरफ्तार करके लाने वालों में से एक ने कहा, हाँ मिस्टर ग्रिफिन, सब हो गए। मेरा मतलब है कि जो जिंदा थे। ग्रिफिन ने कहा, फायरिंग की थी इन पर? वो शख्स बोला, जी हाँ, इनके पास स्टेन गन्ने थी जिनसे इन्होंने हेलीकॉप्टरों पर फायर किए। वो हैरत से बोला, स्टेन गन्ने वो कहाँ से आ गई? उसी शख्स ने जवाब दिया, हमारे आदमियों को हलाक करके हासिल की थी इन्होंने। उस शख्स ने हमें बारी बारी घूरते हुए कहा, उसकी आंखों से खून झलक रहा था। सख्त गुस्से वाला और खतरनाक आदमी लगता था। फिर उसने गुर्राती हुई आवाज में पूछा, तुम में लीडर कौन है? किसी ने कोई जवाब न दिया तो वो एक कदम आगे बढ़ गया। फिर पूछा, लीडर कौन है तुम में? रेक्सन ने आगे बढ़कर कहा, सॉरी मिस्टर ग्रिफिन, हमारा कोई गिरोह नहीं है। हम सब एक तबाहशुदा जहाज के मजलूम मुसाफिर हैं जो जिंदगी बचाने की फिक्र में सरगर्दा हैं। लीडरशिप तो वहां होती है जहां कोई। उस शख्स ने रेक्सन का गिरबान पकड़ लिया और बेपनाह कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए उसे एक हाथ पर झुका लिया। रेक्सन खुद भी खासा भारी था, लेकिन तवीलुल कामत ग्रिफिन के चौड़े पंजे और ताकतवर कलाई में वो किसी खिलौने की मानिंद लटक गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है लीडर? रेक्सन ने जवाब दिया, मैं हूँ, मैं ही हूँ। ग्रिफिन ने उसे जमीन पर उछाल दिया। रेक्सन नीचे गिर पड़ा और फिर खुद को संभालता हुआ खड़ा हो गया। बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे कैदी हैं और हमारे हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा ये सलूक हमारे साथ गैर इंसानी है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ग्रिफिन ने पलटते हुए कहा, गैर इंसानी, आओ मैं तुम्हें इंसान बना दूं, इसे ले आओ। चंद आदमी रेक्सन को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए आगे ले गए। मैं शिशदर रह गया। रेक्सन की ये हरकत मेरे लिए सख्त ताज्जुबखेज थी। उसने ऐसे मौके पर अपने आप को लीडर जाहिर करके सारी जिम्मेदारियां अपने सिरे ले ली थीं, जबकि हम उन लोगों के हाथ आ चुके थे। कोई भी लम्हा हमारे लिए मौत का आखिरी लम्हा साबित हो सकता था। रेक्सन की इस कुर्बानी ने हम सब पर बहुत असर किया। हम उसके उस जज्बे को महसूस कर चुके थे जो उस वक्त उसके सीने में मौजूद था। जाहिर है जहाज के तमाम मुसाफिर ही खतरनाक करार नहीं दिए जा सकते थे। खुद को लीडर जाहिर करके रेक्सन ने वो तमाम कसर पूरी कर दी थी जो अब तक बाकी रह गई थी। उसने दौरान सफर हम लोगों के लिए कोई कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए थे, लेकिन उस वक्त उसने अपनी जान की बाजी लगाकर हम सब की जिंदगियां बचाने की कोशिश की थी। मैं, माइकल, फ्रेड, जैक्सन एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। तमाम मुसाफिर होंठों पर जबान फेर रहे थे। एक दूसरे शख्स ने हमें उन बैरकों की तरफ धकेलना शुरू कर दिया जो कुछ फासले पर थीं। वहां ले जाते हुए हमारे हाथ नहीं खोले गए थे। लकड़ी की ये बोसीदा बैरकें जिन पर खुपरेल छत पड़ी हुई थी बदबूदार थीं। अंदर गंदगी और गलाजत के ढेर थे। औरतों की हालत खराब होने लगी। मोरना के जब्त के बंधन टूट गए। अंदर दाखिल होते ही वो चीख चीख कर रोने लगी। मिस्टर हाइकर बुत के मानंद साकित और जामिद उसे देख रहे थे। उनकी हालत में अब भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। किसी ने मोरना को खामोश करने की कोशिश नहीं की। दिलासा भी दिया जाता तो किन अल्फाज में। वो रोती रही। बैरक का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर की सख्त बदबू दिमाग खराब किए दे रही थी, लेकिन मजबूरी थी, कुछ नहीं किया जा सकता था। काफी देर तक तो बोलने की हिम्मत भी ना हो सकी। मुंह खोलना सख्त वहशतनाक लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर माहौल का आदी हो जाता है। माइकल ने न जाने कब से रोकी हुई सांस हलक से खारिज की और मैं उसकी तरफ देखने लगा। बोला, कब तक बात नहीं करेंगे अली? मैंने कहा, कहो माइकल। बोला, आप भी उदास हैं अली? मैंने सख्त लहजे में कहा, हरगिज नहीं, यकीन करो। माइकल बोला, सूरत हाल तो बेहद परेशान कुन है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन परेशानी हमें कुछ नहीं दे सकेगी। सूरत हाल हमारी तवक्को के बरक्स नहीं थी।
जब तक इन लोगों के हाथों से बचते रहे और अब इनके शिकंजे में आप फंसे हैं तो फिर यूं समझ लो कि जिस तरह हमने उन आदमियों को हलाक किया है वो भी हमें नहीं छोड़ेंगे। माइकल खौफजदा अंदाज में बोला, ओ मिस्टर अली, बराह करम इन लोगों के सामने ये बात न कहें। जैक्सन और फ्रेड हंसने लगे। फ्रेड ने कहा, नहीं मिस्टर माइकल, अब हम लोग भी इतने बुज़दिल नहीं हैं। माइकल ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा फ्रेड, बिलाशुबा तुम लोगों के साथ जो वक्त गुजरा अगर जिंदा रहे तो सारी उम्र याद रहेगा। मैं नहीं जानता कि मरने के बाद क्या कुछ होता है, आज तक सिर्फ सोचता ही आया था कि मौत क्या चीज़ है और इंसान किस तरह जिंदगी के पीछे भागता रहता है। लेकिन मौत को इतने करीब देखकर ये एहसास होने लगा है कि जिंदगी बेहद हसीन होती है। मैंने कहा, बहरहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे इस शख्स ने इस वक्त हम पर सबकत हासिल कर ली है। फ्रेड बोला, किसने? मैंने कहा, मैं रेक्सन की बात कर रहा हूँ। ये खामोश तबाह शख्स शुरू ही से नर्म तबीयत का है। इसने हमारे साथ हमेशा ताउन किया, हर चंद कि उसने अज खुद आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन शायद तुम लोगों को इस बात का एहसास हो कि वो कहीं भी हमसे पीछे नहीं रहा। यानी जो काम भी हमने उसके सुपुर्द किया वो उसने पूरा किया। इस वक्त उसने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर बिलाशुबा अपने लिए एक अहम मकाम बना लिया है। वो बोले, हाँ इसमें कोई शक नहीं, न जाने वो जालिम उसके साथ क्या सलूक करें। फ्रेड ने कहा, मगर ये लोग हैं कौन, कुछ अंदाजा हुआ मिस्टर अली? मैंने कहा, मैं अब भी कुछ नहीं कह सकता। माइकल बोला, मेरी एक राय है इनके बारे में। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, कम से कम वो शख्स जो इनका लीडर नजर आता है अमरीकी लगता है। वैसे अभी इस बात के इम्कानात हैं मिस्टर अली कि वो लोग सिर्फ अपने दुश्मन को तलाश करें और बाकी लोगों के साथ संगदिलाना सलूक न करें। मैंने कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं, मुमकिन है कुछ लोगों के साथ रियायत हो जाए, लेकिन मामला वही है, वो हम सबको ही कत्लो गारतगरी में मुलव्विस करने की कोशिश करेगा। माइकल बोला, लीडर की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, खुदा जाने क्या होता है, मेरा ख्याल है अब तक तो रेक्सन को भी कत्ल कर दिया गया होगा। उसके बाद खामोशी छा गई। मोरना की सिसकियां अब भी सुनाई दे रही थीं। दोनों एयर होस्टेस उसके पास पहुंच गई थीं और आहिस्ता आहिस्ता उससे कुछ कह रही थीं। माइकल ने आवाज लगाई, मिस मोरना, बराह करम हिम्मत से काम लें। कुछ आपको अंदाजा है कि आपकी ये सिसकियां दूसरे लोगों के हौसले बिल्कुल पस्त कर देंगी। हम जिस तरह अब तक हालात का मुकाबला करते चले आए हैं, हमें आइंदा भी उसी तरह हौसला बुलंद रखना होगा। मोरना बेइख्तियार बिलक पड़ी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। माइकल ने कहा, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता मिस मोरना, लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती। आज न सही 10 साल बाद, 20 साल के बाद या फिर 50 साल के बाद हमें मौत का शिकार होना पड़ेगा। जब एक ऐसी चीज जो किसी न किसी वक्त हम तक पहुंचने वाली है और हमें मालूम है कि उसके वक्त का तायुन नहीं किया जा सकता, वो हमारे सामने मौजूद है, तो फिर उससे खौफजदा क्यों हुआ जाए? जब भी उसके कदम हम तक पहुंच जाएं, हमें इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए। माइकल की इन बातों से मोरना की किसी कदर तसल्ली हुई और उसकी सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं। न जाने क्या वक्त हो गया था, शाम बढ़ती चली आ रही थी। बैरक्स में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसमें कोई रोशनदान भी नहीं था जिससे बाहर देखा जा सकता। इंतहाई मनहूस जगह थी। अगर उसमें वो झरियां भी ना होती जो तख्तों के सूख कर मुड़ जाने से पैदा हो गई थी, तो शायद हवा का कोई झोंका भी अंदर ना आता। कैदी घुटन का शिकार होकर दम तोड़ चुके होते। फिर शायद रात हो गई। न जाने कौन सा पहर था। हम सब बैरक के फर्श पर उकड़ू बैठे हुए थे कि यकबार की रोशनी का तूफान अंदर घुस आया। ये बड़ी बड़ी सर्च लाइटें थीं जो कुछ लोगों के हाथों में थीं। धुंधलके में कुछ अफराद नजर आ रहे थे। ये सब के सब स्टेन गन्नों से मुसल्ला थे और लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। बाहर सर्दी अच्छी खासी थी जो बैरक के अंदर मालूम नहीं होती थी। बस कभी कभी सर्द हवा के झोंके अंदर आ जाते थे तो जिस्मों में कब कभी दौड़ जाती। लेकिन आने वाले जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सर्दी का रेला भी अंदर आ गया। हमारे जिस्म कपकपाने लगे, लेकिन सर्दी से ज्यादा हम पर उनकी दहशत तारी थी। उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हम सब लरसते कांपते किसी न किसी तरह खड़े हो गए। चलो एक एक करके बाहर निकलो और इस बात को सुन लो कि तुम्हारे दोनों तरफ स्टेन गन्ने लगी हुई हैं। अगर किसी ने इधर उधर जुम्बिश करने की कोशिश की तो बेदरेग मौत का शिकार हो जाओगे। एक एक करके आओ, एक एक करके। सबसे पहले मैग बाहर निकला। उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और यूं लगता था जैसे चंद कदम चलकर ही जान दे देगा। उसके पीछे मोरना मिस्टर हाइकर को संभाले हुए बाहर निकली और फिर हम सब एक एक करके बाहर निकल आए। बाहर तकरीबन 15 अफराद थे जो सब मुसल्ला थे। हमारी एक कतार बना दी गई और हम उनके साथ खैमों की जानिब बढ़ने लगे। ये खैमे झील के किनारे लगे हुए थे। झील की तरफ से आने वाली यखबस्ता हवाएं बदन को ठिठराए दे रही थीं। एक बहुत बड़े खैमे में जहां तेज रोशनी हो रही थी और बाहर गालिबन बांसों पर सर्च लाइट्स बांधकर जनरेटर से उन्हें रोशन कर दिया गया था, हमें ले जाया गया। सामने ही जो मंजर नजर आया उसे देखकर कम से कम मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं।
दो आदमी एक बड़ी सी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। उन दोनों ने सर्दी से बचाव का मुनासिब बंदोबस्त कर रखा था। बड़े बड़े बालों वाली लंबी टोपियां उनके सरों पर थीं, जिनसे उनके कान भी ढके हुए थे। चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। ग्रिफिन नामी शख्स जिसने रेक्सन को गिरबान से पकड़कर जमीन से उठा लिया था, गालिबन अब उसकी हैसियत पहले से घट गई थी, क्योंकि वो भी कुछ मुअद्दब सा नजर आ रहा था। हैरत की बात ये नजर आई कि रेक्सन भी उन दोनों आदमियों के साथ मेज के गिर्द बैठा हुआ था। उसकी शख्सियत भी जरा बदली हुई थी, यानी वो समूर के लंबे कोट में था। माइकल ने सरगोशी की, ये रेक्सन ही है ना, देखिए आप। मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। हम सब एक कतार में खड़े कर दिए गए। फिर बैठे हुए दोनों आदमियों में से एक खड़ा हो गया। ये भी खासा कद्दावर था। बड़े बालों वाली टोपी उतारकर उसने हाथ में ले ली और रोशनी में उसकी शक्ल नुमाया हो गई। उस पर नजर पड़ते ही मेरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं उस शख्स को कभी भूल नहीं सकता था। उसे यहाँ देखकर मुझे जितना शदीद ज़हनी झटका लगा वो नाकाबिले बयान है। ये ओलिव हार्वर्ड था, अमरीकी CIA का वो खतरनाक आदमी जिसने अमेरिका से लंदन तक, फिर लंदन से बैरूत और बैरूत से यहाँ तक मेरा पीछा किया था। लेकिन ये यहाँ मिल जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी कैफियत मुतजलजल रही। फिर मैंने अपने अंदर की उस शख्सियत को आवाज दी जो अपनी जिंदगी को दाव पर लगा चुकी थी। ओलिव हार्वर्ड हो या कोई और, मुझे उससे खौफ होने की क्या जरूरत थी। अगर ये शख्स मेरी ही ताक में यहाँ तक आया है तो अच्छा है। मुमकिन है यही फैसले की जगह हो। अब इस बात में शक व शुबा नहीं रहा था कि तैयारे के साथ जो सलूक हुआ था वो हमारी वजह से था। यकीनी तौर पर उन लोगों को इस शख्सियत के बारे में भी मालूम होगा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन मैं जिससे अब तक नावाकिफ था। अब ये तो होगा कि राज खुल जाएगा, वो कौन है, जिंदा है या नहीं। मुमकिन है मैं अभी इतना ही सोच पाया था कि ओलिव हार्वर्ड दिलचस्प निगाहों से मुझे देखता हुआ मेरे नजदीक आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर अली यार खान, पहचाना मुझे? मैंने कहा, क्यों नहीं मिस्टर हार्वर्ड, मेरा आपका तो बहुत पुराना साथ है, भला मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा। बोला, हैरत नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? मैंने कहा, हुई है, इस बात से इनकार नहीं करूंगा। वो बोला, इस पर गौर नहीं किया था अली कि मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, किया था मिस्टर हार्वर्ड, और आपको इतना हकीर भी नहीं समझा था। आपने गौर नहीं किया कि मैंने उस जगह आपसे क्या सलूक किया था। हार्वर्ड बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि वहां मैं कादिर था। मैं अगर चाहता तो आपको उसी जगह हलाक कर देता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। आप दरअसल जिंदगी से लुत्फ हासिल नहीं कर रहे हैं मिस्टर हार्वर्ड, जो आपको करना चाहिए। ओलिव हार्वर्ड बोला, इस बकवास का क्या मकसद है? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि अगर इंसान की जिंदगी में एक दलेर दुश्मन न हो तो जिंदगी बेमजा हो जाती है। दोस्तों की तादाद तो बेहिसाब होती है, हर शख्स हंसकर खुशी से मिलता है, लेकिन एक दुश्मन इंतहाई जरूरी होता है, किसी अच्छे दोस्त की मानंद। हार्वर्ड बोला, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। हार्वर्ड बोला, जिंदगी बचाना चाहते हो अपनी? मैंने कहा, हरगिज नहीं। मेरी जिंदगी से आपका क्या ताल्लुक? क्या आप ये सोच रहे हैं मिस्टर हार्वर्ड के मुझे कब्जे में करने के बाद आप मेरी जिंदगी छीन लेंगे? हार्वर्ड ने एक हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, इसका फैसला अभी नहीं किया जा सकता। तुमसे अहम एक और शख्सियत है यहाँ, जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा, वो कौन है? हार्वर्ड बोला, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो अली, और इस वक्त मैं तुम्हें हलाक करने के बजाय तुमसे उसी के बारे में सवाल करूंगा। मैंने कहा, किसके बारे में? हार्वर्ड बोला, उसी शख्सियत के बारे में। मैंने कहा, यूं लगता है मिस्टर हार्वर्ड जैसे सर्दी ने आपके हवास मुख्तल कर दिए हों। कौन सी शख्सियत कहाँ है? क्या आप मुझे उसके बारे में कोई तफसील बताए बगैर मुझसे उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे? हार्वर्ड की आंखों की नरमी गायब हो गई, अब उसके चेहरे पर खूंखारी नमूदार होती जा रही थी। हार्वर्ड बोला, मिस्टर अली, बेशक तुम बहुत चालाक हो और मैं हमेशा से यही कहता चला आया हूँ कि कानून का एक तालिब इल्म इत्तेफाक से जराइम के रास्ते पर निकल आया है, लेकिन यूं लगता है जैसे वो जुर्म से बखूबी वाकिफ हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे तरबियत करने वाले कौन थे या इससे कबल तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती रही है। मैं एतराफ करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस पहलू से अभी नावाकिफ हूँ। बहरहाल ये कोई खास बात नहीं है, न मुझे इसके बारे में तशवीश है। हार्वर्ड चंद लम्हे खामोश रहकर फिर कहने लगा, वैसे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खौफ, परेशानी और फिक्र का कोई एहसास मेरे जहन के किसी गोशे में बाकी नहीं रहा था। अब तक एक जिम्मेदारी का एहसास किसी कदर उलझाए रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तैयारे के लोग जिंदा सलामत किसी मंजिल पर पहुंच जाएं, लेकिन अब ये एहसास भी नहीं रहा था। जाहिर है यहाँ पहुंचकर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। चुनाचे भला अब मुझसे ज्यादा बेखौफ इंसान और कौन हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।